इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, जिसे आपने ट्यून किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और आपका मनपसंद कार्यक्रम लेकर हाजिर है हम, आपके दो दोस्त, और कार्यक्रम का नाम है किसान की बात। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ अरविंद भारद्वाज और मैं हूँ कोमल भारती। और अरविंद, जो बारिश का मौसम चल रहा है, और ये बारिश का मौसम ये कहता है कि हमें अपने कार्यक्रम में, जिसे हम किसान की बात के नाम से जानते हैं, रोज़ाना प्रसारित करते हैं, इसमें हम इस विषय से जुड़ी हुई बातें भी करें, और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो हम इस कार्यक्रम में लेकर के आते हैं, फिर चाहे वो समसामयिक कार्य हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, या कृषि की बात हो, बागवानी की बात हो। जी हाँ, क्योंकि मौसम का असर हर किसी पर पड़ता है, चाहे फसल हो, हमारे पशु हो या हम हो, और उसी से संबंधित हम हमेशा चाहते हैं कि जो वर्तमान में स्थिति है उसके हिसाब से आपकी खेती कैसी हो, पशुपालन कैसा हो। बिल्कुल, और क्योंकि पशु भी जो हमारे पशुपालक होते हैं उनके लिए एक अनमोल धन है, पशुधन के नाम से हम उन्हें जानते हैं, और पशुधन का ध्यान रखना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है अगर हम पशुपालक हैं तो, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, तो उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उन्हें किस तरह, किस मौसम में किस तरह का उनका ख्याल रखना चाहिए, बीमारियों से किस तरह से बचाकर रखना चाहिए, या उनको किस तरह से खाना देना है, कौन सा टीकाकरण कराना है, ये सारी जिम्मेदारियां एक पशुपालक की होती हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि बरसात का असर होता है, जैसे मैंने कहा, सभी पर होता है, और जो हमारे पशुधन है वो हमारे कृषि के बराबर ही है। जो हमारे कृषि का जिस तरह से उत्पादन है उसी में हमारी जो अर्थव्यवस्था, पशुपालन और उसका भी पूर्ण रूप से योगदान है। तो इसीलिए हमें पशुधन की भी देखभाल जरूर करनी है, और बरसात में खास तौर पर। बिल्कुल, बरसात का जो मौसम है वैसे तो बड़ा ही सुहाना होता है, लेकिन ये अपने साथ कुछ परेशानियां भी लेकर आता है, कुछ बीमारियां भी लेकर आती है, जिससे कि ना सिर्फ इंसानी तौर पर हम लोग परेशान होते हैं, बल्कि हमारी खेती भी प्रभावित होती है, और जो हमारे पशु होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। तो उन सभी को हमें अपने आप का भी ख्याल रखना है, अपनी खेती का भी ख्याल रखना है, और अपने पशुओं का भी ध्यान रखना है। तो बरसात के मौसम में भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो हमारे पशुओं को हो सकती हैं। अरविंद, तो वो कौन सी बीमारियां हैं, उनके कौन से लक्षण हैं, क्या उनका उपचार हो सकता है, क्या उनका बचाव हो सकता है, ये सभी जानकारियां समेट के लेकर आए हैं हम आज के अपने इस अंक में। जी हाँ दोस्तों, हमारा आज का विषय है, यानी कि बरसात में पशुओं की बीमारियों से किस तरह से आप बचाव करें। और इस विषय पर सभी जानकारी देने के लिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विशेषज्ञ डॉक्टर KL खुराना जी, पूर्व निदेशक हैं आप पशुपालन विभाग दिल्ली से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल है आपके पशु से संबंधित, उनकी बीमारियों से संबंधित, या बरसात में कैसे आप उनकी और बेहतर देखभाल करें, तो आप हमें सीधे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं, बिल्कुल, आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर्स के माध्यम से, जो कि है 23421081 और 23421083। इसके अलावा आप अगर हमें कहीं से भी फ़ोन कर रहे हैं तो दिल्ली का STD कोड यानी कि 011 लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। स्टूडियो में बैठे हुए विशेषज्ञ डॉक्टर KL खुराना, पूर्व निदेशक पशुपालन विभाग दिल्ली से, आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए जी हाँ यहाँ मौजूद हैं। और इससे पहले दोस्तों आपके सवालों का सिलसिला शुरू हो, डॉक्टर साहब, हम सामान्य सी बात से करेंगे कि बरसात का असर जो है पशुओं पर मुख्य रूप से किस तरह से होता है। अभी जैसे कोमल जी ने कहा कि बरसात में हमारे चेहरे खिल जाते हैं, गर्मी के बाद एकदम से जब बरसात आती है तो वाकई हमारे चेहरे खिल जाते हैं, गर्मी से राहत होती है। लेकिन ये मौसम कीटाणु, विषाणु, परजीवियों के लिए भी उतना ही सुहाना होता है। तो मेरा कहने का मतलब यह कि इस मौसम में विषाणु, कीटाणु और परजीवी अधिक मात्रा में पनपते हैं, जो कि हमारे पशुओं को बीमार करते हैं।
अगर हम पशुओं की बात करते हैं, बरसात से बचाने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा पशुशाला पे, पशुगृह में जहाँ पशु बंधे हुए हैं। हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि पशुगृह के अंदर नीचे उनके पैरों में पानी ना हो, और जहाँ तक संभव हो पक्का हो, कच्चा ना हो, और छत वगैरह अच्छे से देख लें, छत खिड़कियाँ देख लें ताकि छत से पानी ना टपकता हो या खिड़कियाँ टूटी हुई ना हो, ठीक ठाक अवस्था में हो। क्योंकि अगर पानी होगा तो सबसे पहली जो समस्या आएगी, पशुओं के खुर गलने शुरू हो जाते हैं, खुरों में जो है गलने शुरू हो जाते हैं, छाले हो जाएंगे उसमें, और कई बार बहुत ज़्यादा होता है तो खुर गिर भी जाते हैं। तो अगर हम पशुगृह पक्का रखेंगे और उसमें उसका ध्यान रखेंगे कि पानी खड़ा नहीं हो रहा, तो इस समस्या से हमें निदान मिल जाता है। और दूसरा ये है कि खास करके बरसात के मौसम में हमें पशुओं के खुरों को हफ्ते में कम से कम 2 बार लाल दवाई से धोना चाहिए। 1 बाल्टी पानी में थोड़ी सी लाल दवाई डाल के और उसको हमें धोना चाहिए। जी हाँ डॉक्टर साहब, इस बारे में हम अपना जो विषय है हमारे इस पर चर्चा रखेंगे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो जी सर, नमस्ते सर। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं जम्मू एंड कश्मीर से बोल रहे हैं। जी राजेश जी, सवाल पूछें अपना। डॉक्टर साहब से मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी गाय को चिचड़ियाँ हो गई हैं, उसके बारे में बताएं कुछ। सबसे ज़्यादा चिचड़ियों का खतरा जो है पशुशाला में होता है। अगर आपके पशुशाला में दीवारों में छेद है या पशु के चारे की खुरली में छेद है, तो उसमें मादा चीचड़, जिसको हम आम भाषा में कलीले कहते हैं, मादा चीचड़ उसके अंदर जब जाती है तो वो एक चीचड़ 4 से लेके 12,000 तक अंडे देती है, उसमें से फिर बच्चे लार्वा निकलते हैं। तो चिचड़ियों का इलाज करने के लिए अगर आप उसको शरीर पे कोई स्प्रे कर देंगे तो पशुशाला की सफाई नहीं करेंगे तो दोबारा लग जाते हैं वो, जैसे ही दवाई का असर खत्म होएगा। तो मेरा इनसे अनुरोध ये, राजेश जी से अनुरोध ये है कि कहीं भी दीवारों में कम से कम 4 फुट की ऊंचाई तक छिद्र नहीं होने चाहिए जिसके अंदर कलीले जा सकें। पशु की खुरली या खूंटा जो बांधने का होता है उसके पास जाके आमतौर पे मादा चीचड़ नीचे जाके बच्चे देती है। अगर उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और उसके बाद अगर आप पशु पे स्प्रे करें तो वो चीचड़ के आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। जी हाँ, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण इस बात में है, आपने पशुशाला जहाँ पशु रहते हैं उसके बारे में आपने बताया और जिस पर हम बात भी कर रहे थे। तो हम चाहेंगे कि आप एक बार फिर से एक सामान्य रूप से बताएं कि आदर्श एक पशुशाला कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि या तो पशु पेड़ के नीचे बंधे हुए हैं या फिर एक छप्पर डाल दिया और चारों तरफ से वो एक्सपोज रहते हैं, या फिर जहाँ वो है वो मिट्टी की जगह है तो वहाँ भी कीचड़ हुआ है, क्योंकि जैसे पशु गोबर करते हैं कुछ है तो उनका जो मल है वो भी वहीं रहता है जब तक कि उठाया नहीं जाता, तो वहाँ भी थोड़ी कीचड़ उससे भी हो जाती है। और ऐसे में अगर बारिश हो जाए तो फिर पानी हर तरफ से आ भी रहा है। तो एक आदर्श पशुशाला यानी पशु की रहने की जगह वो कैसी होनी चाहिए? आदर्श पशुशाला, देखिए सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्श उसका कच्चा नहीं होना चाहिए और मट्टी उसमें जो है इस तरीके से उसका स्तर होना चाहिए कि पानी वहाँ इकट्ठा ना हो, और हवादार होना चाहिए। और हवादार से अगर आप जैसे खिड़कियाँ लगाते हैं, अगर उसमें क्रॉस वेंटिलेशन होती है, एक तरफ से हवा के दूसरी तरफ निकलती है, तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि खिड़की की ऊंचाई इतनी हो कि अगर गर्मियों में जैसे लू चलती है तो गर्म हवा के थपेड़े पशु के सीधे शरीर पे ना लगे। क्रॉस वेंटिलेशन हो, उसमें हवा का आवागमन रहे लेकिन पशु के शरीर पे सीधा ना लगे, उससे उसको गर्मी लगने का खतरा रहता है। दूसरा, जब बरसात की बात कर रहे हैं तो बरसात के दिनों में जैसे ही खुरली में चारा गीला होता है, हम क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर से हटाया पुराना चारा, नया डाल दिया, सतह को साफ नहीं करते, उसमें फफूंद लग जाती है और वो फफूंद फिर जो है पशुओं को बीमारी का कारण बनती है। तो वैसे तो हमेशा ही साफ रखना चाहिए, पर यह कि बरसात के दिनों में इसका खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वातावरण में आर्द्रता जब बढ़ जाती है तो उस समय फंगस की ग्रोथ जो है, फफूंद की जो ग्रोथ बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी हो जाती है। जी हाँ डॉक्टर साहब, और आपने जैसे हमारे राजेश जी ने सवाल भी पूछा जम्मू से चीचड़ियों के बारे में, इनकी पहचान वैसे कैसे की जा सकती है? कई बार क्या जब पशु अनईजी हो जाए या उसको तकलीफ हो रही तभी होगी, या फिर हम डे टू डे में क्या करें रोजाना उसमें कि हम उसको पकड़ सके ताकि वो बढ़े ना? वो चीचड़ियाँ देखिए उसके तो आपको शरीर पे लगी हुई साफ दिख जाती हैं, आमतौर पे जैसे जोड़ों के अंदर लगती हैं, थनों पे लगती हैं, और एक आध चीचड़ जैसे दोगली नस्ल के पशु हैं तो उसमें पूरे शरीर पे भी चीचड़ लगते हैं, वो उसमें दो दिख जाते हैं भाई इसको चीचड़ लगे हुए हैं। और जो मादा चीचड़ होती है वो जब अंडे देने वाली होती है तो वो खून पी के बहुत मोटी हो जाती है, जिससे उसको हमें आम भाषा में कलीले कहते हैं जी। जो मोटी होने के बाद जब वो पूरा खून पी लेती है तो उसके बाद वो शरीर से उतर के और जाके कहीं छिद्र में या जाके छुप के वहाँ जाके वो अंडे देती है। जी हाँ डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, ये जानते हैं उनका प्रश्न। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
डॉक्टर नमस्कार, धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ। नमस्कार धर्मवीर जी। जी सवाल पूछे धर्मवीर जी अपना। डॉक्टर साहब, टिक्स जैसे हमारे पास बड़े पशु तो नहीं, डॉग है मेरे पास जी, तो हम टिक्स के लिए जैसे डॉक्टर साहब से बात करी थी तो इंजेक्शन लगाने से परहेज करने के लिए कह रहे थे क्योंकि उसका साइड इफेक्ट है। तो ये टिक्स का इंजेक्शन लगा भी दे तो कितने दिन तक इसका असर रहता है? और एक चीज और हमने जानकारी ली है कि बताते हैं कि एक गोली आई है वजन के हिसाब से उसको खिलाई जाती है, पर वो गोली काफी महंगी है। कहते हैं कि वो एक बार खिला दो तो पूरे साल भर से टिक्स के स्टेज पे नहीं आएंगे। इसके बारे में थोड़ा हमारा ज्ञान बढ़े। देखिए साल भर के लिए कोई गोली इफेक्टिव नहीं होती धर्मवीर जी, ठीक है। मैं अब इस समय रेडियो पे नाम नहीं ले सकता दवाई का, पर जिस दवाई का आप नाम कहना चाह रहे हैं मैं उसको समझता हूँ। तो वो इंजेक्शन भी जो है ऐसा नहीं होता कि 1 साल के लिए आप उसको बचा लेंगे। जैसे मैंने अभी बताया था राजेश जी को जवाब देते हुए कि अगर जहाँ पे आप पशु रखते हैं, आपके छोटे आप डॉग्स रखते हैं, जहाँ पे आप रखते हैं वहाँ घर की अच्छे से अगर सफाई होगी तो ही आप चिचड़ियाँ को उसमें कंट्रोल कर पाएंगे। दवाई देना समाधान है, शरीर के एक बार चीचड़ मर जाएंगे, लेकिन आपके पशुशाला में अगर चीचड़ हैं तो वो दोबारा से आ जाएंगे। यानी बीमारी के इलाज से ज्यादा बेहतर है कि आप उनका बचाव करें। जी, बचाव का ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, और अब डॉक्टर साहब बीमारियों के बारे में हम बात करेंगे कि बरसात के समय में मुख्य रूप से कौन कौन सी बीमारियां पशुओं को होती हैं। गाय भैंस में जो सबसे आम बीमारी है बरसात में जिसका सबसे ज्यादा डर होता है, पहले तो है गलघोटू जिसको अंग्रेजी में हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं, और दूसरी है लंगड़ा बुखार, और मुंह पका खुर पका भी जैसे मैं अभी बता रहा था, पशुशाला की अगर सफाई तरीके से नहीं है, खुर पानी में रहते हैं तो उसकी भी संभावना बढ़ जाती है। और इस समय मक्खी मच्छर तो बहुत ज्यादा हो ही जाते हैं, चीचड़ भी हो जाते हैं, और इनसे फैलने वाली बीमारियां हो जाती हैं। जैसे चीचड़ से बबेशियोसिस है, थाइलेरियोसिस है, और मक्खियों से सेट्सी फ्लाई होती है, उसको डांस मक्खी भी बोलते हैं, उससे ट्राइपेनोसोमियासिस होती है भैंसों में, जिसको सरा की बीमारी जानते हैं। अगर ऊंट में वो होती है तो ऊंट में उसको तिबरसा के नाम से जानते हैं। तिबरसा मीन्स 3 साल की वो बीमारी होती है। तो ये सब बीमारियां आमतौर पे बारिश के दिनों में इनकी संभावना काफी बढ़ जाती है। तो डॉक्टर साहब जैसे तो बीमारी बरसात के मौसम में हो रही है, तो क्या बरसात के समय में या बरसात का समय शुरू होने से पहले या बाद में कौन सा टीकाकरण इन बीमारियों से बचाने के लिए हमारे पशुओं को लगाया जाना चाहिए? ऐसा है कि सभी राज्यों में मुंह पका खुर पका का टीका तो साल में 2 बार लगाया जाता है जी। ठीक है। और बरसात से पहले हमें लंगड़ा बुखार जिसको ब्लैक क्वार्टर्स बोलते हैं, और गलघोटू जिसको हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया बोलते हैं, इनके टीके किसान भाइयों को अवश्य लगवा लेने चाहिए। और कुछ किसान भाइयों की ये सोच होती है कि नहीं टीका लगाएंगे दूध कम हो जाएगा, पशु का जो है वो दूध कम जो है वो ऐसा नहीं होता कि स्थायी तौर पे कम हो जाता है। हमें भी सुई लगती है, थोड़े परेशान होते हैं, तो पशु को सुई लगती है, थोड़ा परेशान होता है, वो 24 घंटे 48 घंटे में वो सामान्य हो जाएगा, और उसके बाद दूध की मात्रा भी सामान्य आ जाती है उससे। जी हाँ, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम किसान की बात से, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं बरसात में पशुओं की बीमारियों से बचाव, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं विशेषज्ञ डॉक्टर KL खुराना जी। आप पूर्व निदेशक हैं पशुपालन विभाग दिल्ली से, और एक और कॉलर हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका प्रश्न। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर ये मक्खियाँ हैं, छोटी मक्खियाँ रात को भी नहीं हटती पशुओं से, दिन में तो परेशान करती है। मक्खियों की समस्या सबसे ज्यादा है, बाकी तो सब। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताएं, हम चाहेंगे अपना नाम भी बताएं आप। गुरुग्राम के बादशाहपुर हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, नजदीक बादशाहपुर पलड़ा गाँव मेरा। जी, आपका नाम? उदयवीर सर। अभी मैं बता रहा था कि मक्खी मच्छर इन दिनों बढ़ जाते हैं, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। शाम को कोशिश कीजिए कि नीम के पत्ते डाल के अगर आप धुआं कर सकते हैं, उसमें पशुगृह में धुआं करेंगे नीम के पत्ते डाल के, तो वो उससे मक्खी मच्छर आपके जो है भाग जाएंगे और पशु का बचाव हो जाएगा उससे। जी हाँ, तो आप भी दोस्तों अगर अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं अपने पशुओं से संबंधित, तो आप हमें सीधे कॉल कर सकते हैं स्टूडियो में। हमारे नंबर हैं 23421081 और 23421083। बिल्कुल, और कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात। कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं बरसात में पशुओं का बीमारी से किस तरह से आप बचाव कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारी हम डॉक्टर साहब से ले चुके हैं, लेकिन बहुत सारी अभी और भी बाकी है। पर कार्यक्रम में यहाँ पर डॉक्टर साहब एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, और फिर उसके बाद वापस आते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे थे बीमारियों के बारे में और आपने कई बीमारियों के हमें नाम बताए। हम चाहेंगे इन बीमारियों के बारे में आप थोड़ा और विस्तार से बताएं कि इनके लक्षण क्या होते हैं और इनसे बचाव कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले बरसात के लिए जो मुख्य बीमारी गलघोटू है, हम उसकी बात करते हैं। गलघोटू बीमारी एक कीटाणु से होती है और इस बीमारी का दूसरा नाम हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया है। पास्चुरेला मल्टोसिडा बैक्टीरिया से ये बीमारी होती है। इसमें पशु के गले में सोजिश आती है, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है और सांस लेने में इतनी तकलीफ होती है कि सांस लेने से जो उसकी आवाज़ आती है, गांव में अगर एक घर में पशु बंधा हुआ है तो 4 घर आगे तक उसकी आवाज़ सुनाई देती है और किसान भाई को दूर से पता लग जाता है कि इसको गलघोटू हुआ है जी। इसके अलावा उसको जो है तेज़ बुखार होता है, 106-107 डिग्री बुखार होता है उसमें, और अगर हम उसका इलाज नहीं करवाते समय पे तो पशु की बहुत जल्दी 4 से 24 घंटे के अंदर मृत्यु हो जाती है। इसका बचाव किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? लक्षण आपने जैसे बताया, अगर लक्षण किसी को पता लग जाते हैं। हाँ, इसका बचाव जो है, सबसे पहले तो रोग रोधक टीका आपको बरसात से पहले अप्रैल या मई के महीने में इसका रोग रोधक टीका वैक्सीनेशन इसकी जो है करवा लेनी चाहिए। और दूसरा, पशुशाला की सफाई रखें। अगर में गीलापन है पशुशाला में तो ये कीटाणु जो है उसमें सबसे ज़्यादा पनपता है और ये बीमारी करता है। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि ये बीमारी जो है 4 से 24 घंटों के दौरान जो हमारे पशु है उनकी मृत्यु हो सकती है। तो अगर किसी पशुपालक ने अपने पशु को टीकाकरण नहीं कराया है और उसको पता चलता है कि उसके पशु को ये बीमारी हो गई है, तो ये समय बहुत कम है, तो ऐसे में उसको क्या सबसे पहला प्रयास करना चाहिए? सबसे पहले तो बीमार पशु को बाकी पशुओं से अलग कर दें जी, क्योंकि ये बीमारी सांस से फैलती है एक पशु से दूसरे पशु को। तो सबसे पहले तो बीमार पशु को अलग कर दें। और दूसरा, अगर पशु को पहले बुखार से शुरू होता है, थोड़ा बहुत भी बुखार है या हरारत में है, दूध कम दे रहा है, तो तुरंत नज़दीक के पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक को उसको दिखाना चाहिए। जी, इसके अलावा और भी बीमारियां हम चाहेंगे उनके बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताएं डॉक्टर साहब। दूसरा जो महत्वपूर्ण बीमारी है मुंह पका खुरपका है। मुंह पका खुरपका जो है, जैसा कि बीमारी के नाम से ही पता लगता है कि पशु का मुंह पक जाता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, अंदर मसूड़ों में और बाहर जो है उसके होठों पे, वहाँ पे छाले हो जाते हैं। मुंह पका खुरपका की बीमारी जो है वो उन पशुओं में होती है आमतौर पे जिनके खुर 2 भागों में बटे हुए होते हैं। इसको क्लोवन फुटेड एनिमल कहते हैं। तो उन 2 खुरों के बीच में छाले हो जाते हैं और वो खुर गलने शुरू हो जाते हैं और कई बार तो खुर गिर भी जाते हैं। तो ये उनके मुख्य लक्षण है। और मुंह से लार टपकती है और लार इतनी टपकती है कि आपको ऐसा दिखेगा कि मुंह से जैसे लटकी हुई है लार, उसका सलाइवा बनता है और वो मोटा होता है, तो उससे जो है वैसे मुंह में लार लटकी हुई है उसकी। जुगाली जब करेगा पशु तो नीचे पता लगे कि उसमें सारा जो है सलाइवा गिर रहा है। जी हाँ, तो डॉक्टर साहब ये काफ़ी गंभीर बीमारियां होती हैं पशु की, जैसे अपने वाला मृत्यु भी हो सकती है। और वैक्सीनेशन का आपने बताया कि पहले भी लगाया जाता है जी। इसमें कुछ और भी ऐसी दवाइयां हैं जो अगर इस मौसम में दी जाएं पशुओं को चारे के साथ या किसी और तरीके से, जिससे कि बीमारियों से बचाव हो सके? बचाव का देखिए डॉक्टर साहब, इस प्रश्न पर वापस बाद में आएंगे, लेकिन हमारे पास एक कॉलर लाइन पर जुड़े हैं, पहले पूछ लेते हैं कि उनका क्या सवाल है। हेलो। हाँ, मैं गुरुनाथ बोल रहा हूँ, ठाणे महाराष्ट्र से। जी सर, मेरा क्वेश्चन है सर, ये जो बारिश में जो हरा चारा होता है जंगल में वगैरह छोड़ देते हैं ये पशुओं को, तब ये मतलब कुछ चारे के ऊपर जो हरा चारा होता है उसमें कुछ कीटाणु या जीव जंतु, या इधर महाराष्ट्र में ये गोगल गाय करके एक कीटाणु होता है, वो जब पशु के पेट में चला जाता है तो उनको जो स्लो मोशन हो जाता है, तो इससे कैसे बचा जाए? बारिश से पहले क्या होता है कि हरे चारे की कमी होती है तो पशु सूखा चारा खा रहा होता है, और जैसे ही पूरा हरा चारा खा के पशु पेट भरता है, उसको अच्छा भी लगता है, तो उसको खाने को हजम करने वाले अंदर जो हमारे माइक्रोफ्लोरा होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो एक तो उसको दस्त लग जाते हैं। दूसरा, बरसात के मौसम में पशु जहाँ चरागाह में चरने जाएगा वहाँ गोबर भी करेगा, और अगर उस पशु के अंदर परजीवी हैं
तो परजीवी के अंडे पनपने के लिए ये बड़ा अच्छा माहौल होता है, और बाकी पशुओं को उससे जो है पशुओं के पेट में कीड़े जाने की काफ़ी संभावना हो जाती है। अब आप जो लोकल नाम बता रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं है उसकी, आप वो भी किसी ना किसी आप परजीवी की ही बात कर रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए ये है कि आप नियमित तौर पे पशु को इन दिनों, बरसात के दिनों में कृमिनाशक दवाई पिलाएं। नज़दीक के पशु चिकित्सालय में जाके और चिकित्सक महोदय को कहें कि हमें इसको डिवॉर्मिंग करवानी है, तो रेगुलर डिवॉर्मिंग उसमें होनी चाहिए। जी हाँ, और डॉक्टर साहब इसी से जुड़ा हुआ हमारा प्रश्न भी था, जो बात कर रहे थे कि किस किस चीज़ों की दवाइयों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए डॉक्टर की सलाह से, ताकि वो बरसात में जो बीमारियाँ पनपती हैं उनसे बचाव हो सके। हमने जैसे लंगड़ा बुखार, मुंह पका, खुर पका और गलघोटू की बात की, उनकी तो वैक्सीनेशन ज़रूरी है, और उसके बाद उसके बचाव के लिए पशुशाला की सफाई वगैरह वो ज़रूरी है। अब हम आते हैं इस पे परजीवियों पे। ये मौसम परजीवियों के लिए सबसे अच्छा होता है पनपने के लिए, तो पशु परजीवियों का, पशु को बचाने के लिए हमें उसके नियमित तौर पे कृमिनाशक दवाई, एंटीपैरासिटिक जो है, डिवॉर्मिंग करनी चाहिए बरसात के दिनों में, हर महीने करनी चाहिए। और अगर आपके किसी पशु में, जैसे हमारे हरियाणा में ना जून बोलते हैं जी, उसके गोबर में, खास करके छोटे भैंस के कटड़ों में गोबर में जो है ना वो कीड़े निकलते हैं लंबे लंबे, उसको मतलब जून बोलते हैं। तो उसमें अगर आप उसको दवाई दिलवाते हैं तो मेरा अनुरोध ये है कि 21 दिन के बाद वो दवाई दोबारा ज़रूर दिलवानी चाहिए, क्योंकि कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ उसको व्यस्क पैरासाइट जो होते हैं, व्यस्क जो परजीवी हैं उसको मारती हैं, उनके बच्चों को नहीं मारती। आपने एक बार दवाई दे दी, व्यस्क जो परजीवी हैं वो मर गए, तो छोटे जो बच्चे हैं वो 21 दिन के अंदर अंदर फिर बड़े होकर व्यस्क हो जाते हैं, तब तक उस दवाई का असर खत्म हो जाता है। तो 21 दिन के बाद आपको दोबारा से डिवॉर्मिंग अवश्य करवानी चाहिए उसकी। जी हाँ डॉक्टर साहब, आपने एक बात बोली थी पशुशाला के बारे में कि आप अगर नीम के पत्तों को जलाएं तो उनसे भी कीटाणुओं का फर्क पड़ता है। जी, तो जहाँ पशु रहता है क्या वहाँ पे भी कोई दवाई छिड़की जा सकती है ताकि इस तरह कीटाणुओं से, बीमारी से बचाव हो सके? हाँ, ऐसी मतलब आप नज़दीक के पशु चिकित्सालय में अगर जाएंगे तो बताएंगे, दवाई का उसमें घोल बना के, उसमें हमें ध्यान सिर्फ ये रखना होता है कि काफ़ी कम मात्रा में दवाई डालनी होती है, कहीं वो पशु के लिए जहर का साधन ना बन जाए, और उससे स्प्रे करके हम मक्खी मच्छर मार सकते हैं उसमें। जी हाँ डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जो बहुत महत्वपूर्ण भी होती है, जब बीमार होता है, जब आमतौर पर हम जैसे बीमार होते हैं हमारा खान पान बदल जाता है, डॉक्टर हमें बोलता है कि इस बीमारी आप ये खाना है, ये नहीं खाना है। उसी तरह से जब पशु बीमार होते हैं तो उनके भी मुझे लगता है खान पान में ज़रूर कुछ ना कुछ सुधार करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अब जो चारा आप रोज़ वो दे रहे हैं आप उनको नहीं दे सकते हैं। तो बरसात के मौसम में किस तरह का चारा देना चाहिए, और अगर बरसात के मौसम में कोई बीमारी हो गई तो उसको किस तरह का चारा देना चाहिए? देखिए, चारा जैसे हम बीमार होते हैं तो कहते हैं भाई खिचड़ी खा लेते हैं या पतली दाल ले लेते हैं, तो पशु को भी ऐसा चारा खिलाना पड़ेगा जिसका पाचन जो है जल्दी हो जाता हो। हरा चारा है, जैसे हरा चारा दें तो उससे क्या होता है कि उसकी पाचन जल्दी हो जाता है, पशु का हजम जल्दी हो जाता है। मुँह पका, घुर पका में मुँह पका हुआ है, उस समय अगर हम सूखा चारा देंगे तो वो खा भी नहीं पाएगा। तो कोशिश हमें ये रहनी चाहिए कि उसमें उसको पूर्ण रूप से हरा चारा खिलाया जाए उसको। जी डॉक्टर साहब, बरसात का जो असर है वो भी लगभग हर क्षेत्र में बराबर नहीं होता, कहीं बरसात बहुत ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। जी ठीक है, जैसे अगर हम उत्तर भारत में देखें तो वहाँ पहाड़ी भी है ना, तो उसमें भी है। तो क्षेत्र के हिसाब से किस तरह से लोगों को अपने पशुओं की देखभाल करनी चाहिए बरसात के समय में? अगर हम पहाड़ी की बात करते हैं तो वहाँ आमतौर पे पानी रुकने की तो संभावना नहीं होती कि पशु के नीचे पानी रुके, तो वहाँ आपकी जो कीचड़ से जो होने वाले मक्खी मच्छर है उनकी संभावना कम हो जाती है, कीटाणु विषाणु की संभावना भी कम हो जाती है। वहाँ पे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा है, परजीवियों की समस्या वहाँ ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि परजीवी उसमें पनपते हैं। तो वो परजीवी जो है बाह्य आंतरिक दोनों तरह के परजीवी होते हैं, तो उन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए पहाड़ी इलाकों में। जी, कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, और कार्यक्रम में यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है?
रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, और कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं बरसात में पशुओं का बीमारियों से किस तरह से आप बचाव कर सकते हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर KL खुराना, जो कि पूर्व निदेशक हैं पशुपालन विभाग दिल्ली से। तो डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम का समय जो है वो अब समाप्ति की ओर है, तो चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो पशुओं में बीमारियों से बचने के लिए जो टीकाकरण है, इसके लिए सरकारी तौर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, या किसान या जो हमारे पशुपालक हैं वो किस तरीके से टीकाकरण किस किस समय पर उन्हें कराना चाहिए? जैसा कि मैं बात कर रहा था, मुंह पका खुर पका का टीका साल में 2 बार लगवाना होता है 6 महीने के अंतराल पे, और ये सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। और इसी तरह से आपका गलघोटू और लंगड़ा बुखार का टीका भी सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है, और ये साल में 1 बार लगता है बरसात के मौसम से पहले जी। और ये लगभग सभी पशु चिकित्सालयों में ये टीके उपलब्ध रहते हैं जी। डॉक्टर साहब, ये भी देखने में आया है कि पशुओं का भी टीकाकरण का कोई कार्ड बनाया जाता है, कई जगहों पर कार्ड बनाया जाता है जी। लेकिन वही है, हमारे पशुओं का माइग्रेशन जो है, एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और हमारे किसान भाई अभी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो कार्ड उसको रखा जाए और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए। लेकिन ये अच्छा है, मुंह पका खुर पका के लिए कार्ड बनाए गए थे सभी पशुओं को, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए। जी हाँ, कार्यक्रम डॉक्टर साहब समाप्त हो गया है, तो आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, आप स्टूडियो में आए और इतनी सारी जानकारी दी। जी धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज हमारे साथ मौजूद थे विशेषज्ञ डॉक्टर KL खुराना जी। आप पूर्व निदेशक हैं पशुपालन विभाग दिल्ली से। आप स्टूडियो में थे और आपके सभी प्रश्नों का जवाब दे रहे थे, और विषय था बरसात में पशुओं की बीमारियों से बचाव। और इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। कोमल और अरविंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा